हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं ओपी सर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि संख्याओं पर आधारित ऐसे कुछ प्रश्नों का कलेक्शन है जो यूपी टेट, सी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो डियर फ्रेंड्स, संख्या के विषय में जो भी कैंडिडेट हमारी पूर्व की क्लास को अटेंड नहीं कर पाए हैं, उसको वॉच नहीं कर पाए हैं, तो वो क्या करें कि मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रदान कर दूंगा और आप वहां से उस वीडियो को डाउनलोड करके आसानी से देख पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हुए हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक कलेक्शन है जो कि प्रायः रिपीट किए जाते रहे हैं एग्ज़ाम में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 पर आप देखिए, इस क्वेश्चन में कैसे ये क्वेश्चन किया है, लिखा हुआ है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो याद करिए, जब मैं आपको नंबर सिस्टम में उसमें नंबर्स के विषय में बता रहा था, तो उसमें क्या बताया था कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जो प्राकृतिक संख्या है उसको गिनने का प्रयास किया था आपने, तो 1 2 3 से। तो इसलिए कहाँ से शुरू किए थे हम, तो आपको पता चल गया होगा कि 0 से नहीं बल्कि कहाँ से, 1 से। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1। इन चारों आंसरों में से कौन सा आंसर होगा सुटेबल, 1 होगा। तो इसलिए बी आंसर इसका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कुछ सामान्य से क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं, अगर हम थोड़ी सी गलती करते हैं तो इसका उत्तर देने में क्या होता है, सफल नहीं हो पाते। सबसे छोटी, अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि पूर्ण संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 1 पहला आंसर दिया 1, दूसरा आंसर दिया है 2, तीसरा आंसर दिया है 0, और यहाँ पर देख रहे हैं चौथा आंसर है 4। मतलब A B C D 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसमें से वो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या का उत्तर होना चाहिए। तो 1 है, 1 को अभी कह दिया आपने कि ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो हो नहीं सकता। अभी तो 1 के आगे जो 2 है वही प्राकृतिक संख्या, वो भी नहीं होगी। लेकिन मैंने परिभाषित किया था पूर्ण संख्या क्या होगी। पूर्ण संख्या यदि हम प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को सम्मिलित करके पढ़ने लगते हैं तो हो जाती है पूर्ण संख्या। इसलिए पूर्ण संख्या का सबसे छोटा जो अंक है, जो उसमें सबसे छोटी संख्या होगी, वो कौन सी होगी, 0। आपने देख लिया इसको। इसलिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आए तो इसमें लिखा है, देखिए बारीकी से क्वेश्चन किया गया, सबसे छोटा ऋणेतर अभाज्य पूर्णांक। अभी तो क्या है कि अभाज्य के विषय में आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे और वर्ड आ गया, ऋणेतर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो भी कैसा होना चाहिए, प्राइम। तो सबसे छोटा ऋणेतर अभाज्य पूर्णांक, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है -2 ऑप्शन नंबर ए में। तो -2 जो है ना, कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य में आप कहेंगे -2 और +2, देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है -2 + 2, ये 1 और ये -1, ये तो अभाज्य हो ही नहीं सकता। जब भी अभाज्य होगा, ये तो विषम संख्याओं में आता है। वैसे भी ये लिखा है ऋणेतर अभाज्य, अर्थात नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला तो नेगेटिव है, ये तो हो नहीं पाएगा। इसलिए आप देखेंगे 2 जो है एक अभाज्य पूर्णांक भी है और वो कैसा है, ऋणेतर है। तो इसलिए सबसे करेक्ट आंसर इसका बी माना जाएगा। इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप बढ़िया समझ लीजिए इसको। ऋणेतर पूर्णांक दिया तो ऋण मत समझ लेना, उसको ऋण नहीं माना जाएगा। इसको कौन सा माना जाएगा,
ऋणेतर नॉन नेगेटिव जो होगा तो वो कौन सा होगा 2। इसलिए आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे यदि मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो को आप सावधानीपूर्वक देखेंगे। बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप देखेंगे तो ये आपके लिए और भी बेनिफिशियल साबित होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यू टू द सीटेट एग्जामिनेशन। मैथमेटिक्स सेक्शन में ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो इसमें ज़रा देखिए किस कैटेगरी का क्वेश्चन किया गया। अभी जो आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के आ रहे हैं इसी में कुछ इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव टाइप। आप देख पा रहे हैं कि जो मझला कोष्टक है, जो मिडल को यहाँ पर है कोष्टक लगाओ, इसकी पावर -1 है और यहाँ पर 2 के जो ऊपर यहाँ देख रहे हैं जो छोटा कोष्टक इसके ऊपर भी -1 है। चूँकि ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको रूल ऑफ इंडेक्स में पढ़ाऊंगा, घातांकों के सिद्धांतों में, अभी इसकी बारी बाद में आएगी, लेकिन सामान्य सी जानकारी यही है कि इसको आप सरलीकरण इसका करना देखें। लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि इसके मतलब 2 की घात -1 पूरे की घात फिर से -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या किस प्रकार की होगी। तो भैया देखिए पहले आपको कंसीडर करना है अभाज्य होगी, सम संख्या होगी कि 2 का गुणक होगी कि विषम संख्या होगी। तो आपको उत्तर देना है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और 4 वाला। ठीक, तो इसमें पहले समझने का प्रयास करिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो इन्वर्स वाला रूल लगाया यहाँ पर इन्वर्स वाला, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे जैसे 2 की पावर यदि -1 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और फिर से अगेन इसका एक बार फिर से -1 हो तो हम इसको लिख पाएंगे मतलब 1/2 ऐसे करके, देख पा रहे हैं। तो अब ये 2 ऊपर की ओर चला जाएगा तो हो गया 1 क्रॉस 2/1, तो क्या होगा टोटल 2। लास्ट में 2 ही आया कि नहीं आया? जब 2 ही आया तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 वाला सेट हो गया उस पर। तो जब 2 आया तो 2 के बारे में आपकी क्या जानकारी है? पहली बात तो 2 एक अभाज्य संख्या है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। बी पर जाइए, 2 को आप और भी बोलते हो, क्या 2 एक सम संख्या नहीं है? पढ़े थे उसमें 2 एक सम संख्या भी तो है। तो 2 एक सम संख्या भी है, एक अभाज्य संख्या भी है, और जो 2 है ना वो 2 का गुणज है। गुणक तो कहने का मतलब खुद का खुद गुणक भी तो है। और डी लिखा है कि विषम संख्या, तो 2 बिल्कुल एक विषम संख्या नहीं हो सकती, ये है इनकरेक्ट। तो इस दिए गए 4 उत्तरों में से कौन कौन से उत्तरों का पालन करता है ये प्रश्न? तो अभाज्य संख्या के लिए, सम संख्या के लिए तथा 2 का गुणक के लिए। इसलिए हम कौन सा आंसर सेट करेंगे? देखिए इसमें लिखा है AC, ठीक है, बट डी तो नहीं था इसमें, तो इनकरेक्ट हो गया ये। सेकंड वाले में जाएंगे AB, बट इसमें फिर से डी आ गया तो ये भी इनकरेक्ट है। AB तथा C, अभी आपने कहा अभाज्य है, सम संख्या, 2 का गुणक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर 3 है 100% करेक्ट यही माना जाएगा। इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पढ़ते रहिए हमारे लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन कोर्स 92 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बड़ा साधारण सा क्वेश्चन किया है ये, 25 से कम अभाज्य संख्याएं, 25 से कम अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपकी जानकारी वही है ना कि वह संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो हालांकि इसमें 7 एक अभाज्य संख्या है, 25 से कम अभाज्य संख्याओं को बताना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आप इसमें देख पाओगे जो 1 है उसको हम अभाज्य नहीं कहते बल्कि विषम संख्या कहते हैं। तो 2 हो गई एक संख्या अभाज्य, 3 हो गई एक अभाज्य, 5 हो गई अभाज्य, 7। अब उसके बाद बोलिए क्या होगा? हाँ बोलिए, 9 होगा नहीं, क्योंकि 9 क्या है? एक विषम संख्या है, वो भाज्य संख्या है। 11 होगा, 13 होगा, बोलते जाइए, बोलिए भैया। 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, क्या होगा? 17 होगा। फिर 18 नहीं होगा, फिर कौन हो जाएगा? 19।
फिर उसके बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, फिर कितनी होगी संख्या 23। अब 24 और 25 को तो जाएंगे नहीं क्योंकि 25 से कम कहा था। काउंट कर ली, टोटल नंबर्स कितनी आई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसमें कौन सा आंसर सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत, बी ये भी गलत, सी ये भी गलत। कौन सा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन का ये जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट 25 से कम ऐसा कभी सवाल आ जाता है, क्वेश्चन आता है तो उसको आप इस प्रकार से काउंट कर लिया करेंगे। अंडरस्टूड? ये देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैं आपको आपका 5वां क्वेश्चन सॉल्व कराया, अब उसी सीरीज में चूंकि हमने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक कलेक्शन मैं लेकर आया हूँ आपके साथ, तो 6वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप अपनी नज़र ले जाओ तो यहाँ लिखा है सही कथन है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो हम संख्या के मामले में कर रहे हैं वो भी साधारणतया प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सभी क्वेश्चन। सही कथन है तो निम्नलिखित पर विचार लेके जाइए अपना, जो ये इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिया गया है सब, तो इसमें सही कथन है क्या? एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है? कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होती है? दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो आप जब इसमें पढ़ेंगे एक भाज्य संख्या क्या हो सकती है? विषम हो सकती है। तो विषम संख्या के विषय में जब आपकी जानकारी है तो एक विषम, ये बोल रहा है एक भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या में भैया जो 9 है वो क्या है? एक भाज्य संख्या है। और इस 9 को हम क्या बोल सकते हैं? 9 एक कैसी संख्या है? विषम भी है। तो जो ये पहला कथन दिया गया ना, सर्वथा सत्य है कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। दूसरा है कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 तो खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो ये कथन उसका गलत हो गया। जैसे कहा कि कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्यों नहीं? एक संख्या ऐसी है जो 2 है, वो अभाज्य भी है और वो सम है, जबकि ये कहा था नहीं है, तो ये कथन इसका असत्य था, गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। तो 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे आप एक संख्या अभाज्य 3 ले लिए और एक संख्या अभाज्य क्या लेंगे? 5। 5 और 3 का योगफल कितना आएगा? 8। और ये कहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। नहीं नहीं नहीं, वो भाज्य संख्या भी होती है, ठीक है ना? और ये भी इसलिए गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जानते हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 1 नहीं है बल्कि कितनी है? 2 है। जब 2 है तो निश्चित रूप से ये भी कथन क्या होगा? गलत। सिर्फ और सिर्फ पहला ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो पहला कथन है वो सत्य माना जाएगा। देखा आपने अभी? तो बारीकी से जब हम क्या करेंगे कि संख्या पद्धति में आए हुए टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तो हम इसका उत्तर सही से दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं बच्चों। तो 2x माइनस 13, 2x माइनस देख पा रहे हैं 11, 2x माइनस 9, 2x माइनस 7 क्या है? ये क्रमागत लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रमागत लिखा हुआ है तो इसमें पूछ रहा है तो ये सभी जो क्रमागत x के रूप का लिखा गया है, चूंकि बीजगणित में हम इसका जिक्र करेंगे अभी, यहाँ तो थोड़ा सा सामान्य जानकारी ले लेते हैं। ये कह रहा है कि जो 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9, 2x माइनस 7 क्रमागत है, लेकिन क्या है ये? क्या एक सम संख्याएँ हैं? क्या ये विषम संख्याएँ हैं? क्या ये प्राकृतिक संख्याएँ हैं? अथवा ये अभाज्य संख्याएँ? इन चारों उत्तर में से कौन सा उत्तर सबसे सुटेबल बैठता है इसके लिए? तो 2x माइनस देख पा रहे हैं 2x माइनस 13 है। तो चूंकि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या ये ऋण नहीं होगी, तो ऐसी कोई एक संख्या चुन लो। जैसे अभी मान लीजिए कि आप एक सम संख्या चुन पा रहे हैं, सम संख्या आपने चुन लिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप एक ऐसी सम संख्या चुनिए जिसमें से 13 घटाने पर वो उसका मान धनात्मक आए। तो जब इसको हम सेट करेंगे ना 2x माइनस 13 को, तो सपोज कर लीजिए जब आप यहाँ 2 × 8 रखेंगे माइनस 13 घटाएंगे, तो निश्चित रूप से 16 में से जब 3 जाकर कितना आएगा? 3। तो 3 कैसी संख्या आ गई? 3 बताइए कैसी संख्या आ रही है? एक विषम संख्या, वो सम संख्या नहीं है, इसलिए आंसर क्या माना जाएगा? गलत। सेम यहाँ भी रखेंगे वही संख्या 8, तो 8 दूनी 16, 16 में से 11 जाए कितना आएगा? बताइए 5। तो सब विषम संख्या मिल रही है। यहाँ पर आएगा
तो 8 दूनी 16, 16 में से अगर 9 जाएगा कितना आएगा 7 आ रहा है, वो भी क्या है विषम है। 2x - 7, यदि यहाँ पर हम x बराबर 8 रखते हैं तो 8 मतलब क्या हो गया 16 में से 7 जाए कितना आएगा 9। ये सब की सब संख्याएं कैसी मिल रही हैं विषम संख्याएं। कैसी संख्याएं विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याओं को हम कैसी संख्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। देख पा रहे हैं आप। तो इसीलिए 3 तो चूंकि क्या है कि विषम संख्या हो सम संख्या हो और कौन हो अभाज्य संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। तो अभी क्या है कि जब इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ इसमें रखेंगे तो विषम संख्या का तो वो पालन कर रही है, लेकिन आने वाली जो संख्याएं हैं कुछ इस ढंग से आ रही है 3, 5, 7 ऐसे करके आ रही हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे पा रहे हैं। इसमें 2x - 13 मैंने इसमें क्या किया अपने अनुसार एक ऐसी संख्या रख लिया, कोई कुछ भी रख लीजिए आप यहाँ पर x का मान 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, लेकिन ऐसा रखना कि वो धनात्मक मान देता हो। तो चूंकि सम संख्याएं विषम संख्या प्राकृतिक ये सब धनात्मक, तो इसलिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू 8 रखा। तो 8 रखने पर हमें मिल गया कि 16 में से जब 13 घटाया तो 3 आया, और वैसे 16 में से जब 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7। तो ये सब की सब विषम संख्याएं हैं, और 16 में से ही 7 घटाया तो कितनी आ गई 9 आ गई। अभी कितनी आ गई 9। तो यदि ये 9 नहीं आती 11 आ जाता तो हम उसको अभाज्य संख्या मान लेते, लेकिन 9 एक कैसी संख्या आ गई है विषम संख्या। तो टोटल प्राप्त होने वाली संख्याएं 3, 5, 7, 9 है, जो कि सबसे सुटेबल उत्तर इसका दूसरा माना जाएगा। कौन सी संख्याएं के रूप में लिखा है विषम संख्याओं के रूप में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि A, B, C 3 प्राकृतिक संख्याएं किस क्रम में लिखी हैं आरोही। आरोही मीन्स होता है कि बढ़ते क्रम, जैसे सबसे छोटा इसमें पहले लिखा जाता है, ऐसे 1, 2, 3, ये क्या है यही तो है आरोही क्रम। आरंभ करके हम पढ़ते हैं, सबसे छोटा पहले लिखते हैं। तो इन तीनों प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो कि आरोही क्रम में हैं, इनमें से कौन सा संबंध सबसे सूटेबल माना जाएगा, सबसे उपयुक्त कौन सा है। c² - a² = b²। बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है सीटेट का। तो c² - a² = b², c² - a² < b², c² + b² = a², और चौथा इसका है c² - a² > b²। तो क्या है ना कि 3 प्राकृतिक संख्या आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने इसमें 1, 2, 3 ले लिया। अब 1, 2, 3 रख कर यहाँ चेक करिए आप। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आया, देख रहे हैं आप। यहाँ 3 का वर्ग करेंगे, चूंकि c का मान 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो देख रहे हैं 1 आएगा। तो जब भी हम इसमें से 9 में से 1 घटाएं कितना आएगा 8, और लिखा है b² के बराबर है। b² मतलब 2 का वर्ग 4 होगा, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इस पर चले जाइए। c है तो c का मतलब है 3 का इसमें वर्ग करेंगे, 3 त्रिक का 9, और 9 के वर्ग में से 1 का वर्ग घटाएंगे तो कितना आएगा फिर से 8। क्या 8 जो है b के वर्ग मतलब 2 के वर्ग से छोटा है? कभी नहीं, इसलिए भी क्या है गलत। तीसरे पर जाइए। c² का मतलब 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा बोलिए 9, और b मीन्स 2 का वर्ग करेंगे 4, तो कितना आ गया 9, 4, 13। क्या वो 1 के वर्ग कभी बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, 1, 2, 3, चूंकि ये 3 प्राकृतिक संख्या है तो मैं अपने हिसाब से 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्या लिया हूं जो कि क्रमागत है। अब इसको देखिए, c² - a² है, तो c² मीन्स कितना भाई बोलिए, ये हो गया c² मीन्स कितना 3 का वर्ग 9 हो गया, और फिर 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1, और b² मतलब 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो जो आएगा भी 8 बड़ा है 4 से। बताइए सत्य है कि नहीं सही है? यही सही है ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नंबर जो 4 है वो सदा सत्य माना जाएगा। तो ABC 3 प्राकृतिक संख्याएं यदि आरोही क्रम में हैं तो इनमें पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, बल्कि चौथा ही सत्य माना जाएगा। तो चौथा नंबर का जो इसमें आंसर दिया है वो सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि Q एक प्राकृतिक संख्या है, ध्यान दीजिए, यदि Q एक प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या को आप प्रायः पढ़ते आ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या वही प्राकृतिक भी लिखा जाता है। यदि Q एक प्राकृतिक संख्या है तो P का वर्ग, देख रहे हैं, यदि Q एक प्राकृतिक संख्या क्या है P का वर्ग है। ध्यान दीजिए इस प्रश्न में Q क्या है, Q से क्वेश्चन करिए।
क्यू क्या है, एक प्राकृतिक संख्या जो पी है ना, इसका क्या है, वर्ग है। तब पी क्या होगा, क्यू से बड़ा होगा, क्यू का वर्ग होगा, क्यू का वर्गमूल होगा, क्यू के बराबर होगा। तो हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की, क्योंकि वर्गमूल और इसमें उसका वर्ग, घनमूल, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे आने वाली अभी अपने टॉपिक में, चैप्टर में। तब तक के लिए सामान्य सी जानकारी यहाँ हम लेते हैं। क्यू क्या है, प्राकृतिक संख्या पी का वर्ग है। तो इसका मतलब क्या है कि पी का वर्ग जब मैं करूँगा तो किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर। जो क्यू है क्या है, वो पी के वर्ग के इक्वल है। देख लीजिए लिखा है क्यू एक प्राकृतिक संख्या क्या है, पी का वर्ग है। मतलब पी का जब वर्ग करेंगे तब किसके इक्वल होता है, क्यू के। तो पी क्या होगा, तो पी का भैया यही ना होगा कि क्यू का ले लेंगे वर्गमूल। तो देखिए क्यू से बड़ा है, क्यू का वर्ग है, ये गलत है, ये भी गलत है, लेकिन क्यू का क्या है, वो वर्गमूल है। यही जो आंसर है इस प्रश्न का बिल्कुल सत्य माना जाएगा, ये क्यू के बराबर नहीं आएगा। देखा आपने। तो सावधानी पूर्वक इन क्वेश्चनों का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि आपको इस दिए गए प्रश्नों का आंसर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर हमको लिखिए। हमें बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि आप क्या है कि 2 कदम आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को हम लेते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन सा, बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है ये, काफ़ी कंफ्यूज करता है कि 11,1111 देख रहे हैं, 11,1100 कितना लिखा है, 11 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इसमें जो आंसर 1 देख रहे हैं, रोमन अंक में दिया 2, 3, 4, इन सभी में से किस संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इनमें से कौन सी वो संख्या है जो इस पर पूरी फिट बैठती है। तो देखिए बड़ा कन्फ्यूजन दिया है, XI। चूँकि अब जानते हो ना इसको, तो जैसे ही हम रोमन अंक में पढ़ते हैं 1, 2, 3 ऐसे करके पढ़ते हैं, जब x आता है तो क्या होता है 10 और इसके सामने ऐसे कर देते हैं 1, तो I, तो ये हो गया 11। तो इस प्रकार से ऐसे करेंगे तो चूंकि ये इस पर सेट नहीं बैठेगा, ये आंसर गलत माना जाएगा। इसको देख रहे हैं आप, 11,1100 है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे सेट नहीं करेंगे। और ये देखिए इसको, ये तो पूरी तरीके से गलत ही लिखा हुआ है। 11,000 का भी है ये, तो 11,000 हो गया। 1100 एक सामान्य सा व्यक्ति जो है आंसर दे सकता है इसका। लेकिन आप पहले लिखिए तो सही इसके वास्तविक मान को कि 11,000, तो 11,000 बताइए यही लिखा जाएगा। अब फिर इसमें लिखिए 1100, तो 1100 को कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे। अब फिर बाद में क्या लिखोगे, 11 ऐसे। इसी को भैया ऐड कर दीजिए, आपका आंसर पता चल जाएगा। लिखिए तो 1 1 1 1 1 कितना हो गया, 2 1। आपको पता चल गया कि जिसको हम 11,1111 कह रहे हैं, वास्तव में वो क्या है, वास्तव में वो 12,111 है। यही है इसका सबसे बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऐसे प्रश्न, ऐसे मज़ेदार प्रश्नों का आंसर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल कैरियर फाउंडेशन को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे ही और भी रोचक वीडियो हम आपको अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।